कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं RS प्रसाद सर। आज हम लोग हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पढ़ेंगे। देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कैसे होता है। इसके लिए पहले हम अपने मैदान में चलते हैं। ये मैदान दिया हुआ है, इसमें 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढा खोदने के बाद यहाँ से जो भी चीज़ें हैं इन सबको निकाल लेते हैं। यहाँ हम अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे। टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप। क्या होता है ये इंटर रिलेशनशिप, यानी अंतर संबंधों का अध्ययन किस प्रकार होता है। तो इस पूरे गड्ढे में से जितने भी जीव जंतु आ रहे हैं, घास फूस पौधे, जो भी पेड़ वगैरह आ रहे हैं, इन सभी को लेकर के हम अध्ययन करना चालू करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को। इसका अवलोकन करने पर हमें जो हिस्से में जो चीज़ें मिल रहे हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा मिल रहा है, कोई पक्षी मिल रहा है, कोई मेंढक या अन्य जीव नजर आ रहा है। जो भी है उन सबके नाम लिख करके और हर दिन उनकी जो भी संख्या आती है उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाते हैं। जैसे पौधे हैं 20 है, चींटियां 28 हो गई, और इस तरह की और भी जीव जंतु वगैरह जो आते हैं उन सबकी गिनती करनी चालू कर दें। ऐसा करने पे हम लोगों को एक क्या चीज़ मिलती है यही देखना है। तो जो भी आपने लिखी चीज़ें इसके अंदर, उन सबको क्या करना है, चिन्हांकित करना है। जगह पे क्या खाद्य श्रृंखला है, कोई खाद्य नजर आ रहा है, खाद्य जाल नजर आ रहा है, बगीचे में कोई खाद्य श्रृंखला नजर आ रही है या खाद्य जाल नजर आ रहा है, आपके इलाके में कौन कौन से जैविक व अजैविक घटक हैं, सुबह और शाम के जैविक अजैविक घटकों में क्या अंतर है, 5 दिनों तक दिखने वाले हर एक जीव की कुल संख्या से प्रतिदिन के जीवों की औसत संख्या ज्ञात करें। जैसे कुल 50 चींटियां हों तो औसत संख्या है 10। इस संख्या को चुने गए क्षेत्र के क्षेत्रफल से गुणा करने पर उस क्षेत्र में चींटियों की आबादी ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से हम इन सभी क्षेत्रों का अवलोकन करते हैं और अपने कॉपी में नोट करते हैं। चलते हैं दूसरा। अब जो है इसमें कुछ परिभाषाएं वगैरह आती हैं, तो इन सबको भी याद करना पड़ेगा। जैसे किसी पर्यावरण के छोटे बड़े जीव जंतु भोजन, प्रजनन और सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पे निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण और जीवों के बीच की इस निर्भरता का अध्ययन हम दो आधारों पर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पर्यावरण जीवों के बीच की निर्भरता का अध्ययन जो है दो आधारों पर कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जो घटकों की बात कर रही हैं वो निर्जीव घटकों की बात कर रहे हैं। एक दूसरे जो सजीव हैं, सभी बड़े सजीव जो हैं जीव जंतु, ये निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। तो देखते हैं सजीव घटकों के बीच निर्भरता, विभिन्न प्राणियों में भोजन संबंध, जिसका अध्ययन हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल परिस्थिति पिरामिड द्वारा करेंगे। तो ये ध्यान रखना, सजीव घटकों की निर्भरता किसमें, जैसे कि प्राणियों में भोजन का संबंध है। इसका अध्ययन कैसे करेंगे, हम खाद्य श्रृंखला से करेंगे, खाद्य जाल से करेंगे या पारिस्थितिक पिरामिड से करेंगे। तो देखते हैं दूसरे नंबर में क्या है, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच की निर्भरता जो निर्भर हो रही है किसके लिए है, पौधों, जंतुओं और जीवन पर मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, मौसम आदि का सब प्रभाव आता है, जिसका अध्ययन हम पदार्थों के चक्र द्वारा करते हैं। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने का प्रयास एजी टेंसले ने किया है। ये एजी टेंसले जी हैं, इन्होंने इकोसिस्टम का परिभाषा यानी पारिस्थितिक तंत्र को अपने शब्दों में बयां किया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने किया, तो टोंसले के अनुसार क्या है, पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के आधार पर बने एक व्यवस्था होती है। अर्थात ध्यान रखना, ये व्यवस्था है अंतर संबंधों की किस किस के बीच में, जैविक और अजैविक। जैविक वो चीज़ें जिसमें जीवित प्राणियां होते हैं और प्लांट्स होते हैं, यानी पौधे होते हैं जो जीवित होते हैं एक तरह से। और ये जो जीवित पर्सन है यानी कि जीव जंतु वगैरह है, उन पर कैसे ये संबंध बना के रखते हैं, यही व्यवस्था ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और किसी क्षेत्र में विशेष में जैविक समुदाय के साथ, कोई भी जैविक समुदाय है उसके साथ अजैविक घटकों के अंतर संबंध में होने वाले फेरबदल का विस्तृत अध्ययन जो है पारिस्थितिक तंत्र का ही अध्ययन कहा जाता है। ये आपके सामने एक धान का खेत दिखाई दे रहा है। इसमें ये धान की रुपाई उपाई चल रही है और जोत उत रहे हैं इसको। इस पूरे तंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। ये धान के खेत में किस तरह से इसमें इकोसिस्टम हमारा काम कर रहा है, यानी इस धान के खेत में पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से फैला हुआ है, उसमें खाद्य जाल क्या है और आपका श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, इन सभी को लेकर के
पूरा विस्तृत से वर्णन करेंगे हम लोग कि इसमें कौन कौन सी जीव हैं, किस किस पर निर्भर करते हैं और किस प्रकार से हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है। देखते हैं इसमें खाद्य जाल के रूप में। ये खाद्य जाल आपका दिखाया दिया रहा है। इसमें नीचे की तरफ आपको सारे के सारे ये धान के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये मछलियाँ वगैरह भी दिखाई दे रही हैं और जीव जंतु भी दिखाई दे रहे हैं। अब इनको खाने वाले इसके ऊपर सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। अब इन जीव जंतुओं को खाने वाले ठीक इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी सब है एक श्रृंखला सी बनती हुई जा रही है, जिनको हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला कई सारी बनती हुई दिख रही है इसके अंदर, खूब सारी खाद्य श्रृंखलाएं। ये सारी खाद्य श्रृंखलाओं को अगर हम मिला दें तो ये खाद्य जाल बन जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये खरगोश जो है वो इस पौधे पर निर्भर करता है, यानी ये शाकाहारी है। अब इस शाकाहारी को मांसाहारी खाना शुरू कर देते हैं, लोमड़ी इसको खा लेती है, तो ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई। ऐसे ही गिलहरी धान के खेतों में, तो मतलब धान के जो पौधे हैं इनको खाती है, और गिलहरी को फिर जो है ये उल्लू वगैरह खा लेते हैं। मतलब इस तरह से जो है और खाद्य श्रृंखला का संचरण होता है। जैसे चूहा है, तो चूहे में पहले तो ये शाकाहारी है चूहा। चूहा ये धान के पौधे वगैरह खा करके क्या करता है, इसको जो इसके ऊपर मांसाहारी हैं वो जीव जंतु खा लेते हैं इसको। ऐसे ये उल्लू है, ये भी इसको खा लेता है। तो ये क्या हुई, एक खाद्य श्रृंखला हुई, ये भी एक खाद्य श्रृंखला हो गई। इसी प्रकार चिड़िया भी कुछ खा लेती हैं इस तरह से, बीज वगैरह खा लेते हैं, इसकी जो भी चीज़ें प्लांट से मिल जाती हैं, इस पौधे से जो मिल जाती है उसको खा लेते हैं। अब इनको मांसाहारी जो जीव हैं वो खा लेते हैं, जैसे ये लोमड़ी है ये खा लेती है, या उल्लू है ये खा लेता है, या बाज है वो खा लेता है, इस तरह से। अब ये मछली वगैरह है या जो भी जीव जंतु हैं इसके अंदर, ये इसके ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं, इन पौधों पर ही। तो इन पौधों को खा करके ये अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो ये मछलियों को ये उल्लू वगैरह या फिर सर्वहारी व्यक्ति, तो हमारा सर्वहारी होता है, कुछ भी खा जाता है। मनुष्य सबसे बड़ा ही उसमें आता है, तो ये एक पर्सन सर्वहारी में आता है। तो ध्यान रखना, कुछ भी खा लेता है, ये इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, और यहाँ तक कि इसे भी खा सकता है ये। तो ये सर्वहारी में आ जाता है, तो इनमें से कोई भी चीज़ को खा सकता है आसानी से। और देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, ये जैसे जो कीट हैं ये भी अपना इसमें रोल अदा करते हैं। तो पहले जो शाकाहारी कीट हैं इन पौधों पर निर्भर रहते हैं, और ये जब कीट हो जाते हैं तो इसे मांसाहारी कीट खाते हैं, फिर इनको मेंढक खा जाते हैं, मेंढकों को सांप खा जाते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला सी बनती हुई चली जाती है। इसी प्रकार इन कीटों को डायरेक्ट सांप भी खा जाता है, इधर पक्षी हम खाते हैं, इन पक्षियों को फिर उल्लू वगैरह या बाज वगैरह खा लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, हमारी खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। और इस सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिला करके एक खाद्य जाल बनता है। ध्यान रखना, खाद्य जाल इन सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिला करके ही बनता है, इससे पहले नहीं बनेगा। अकेले में ये खाद्य श्रृंखला अलग होती है, लेकिन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ मिला दें तो खाद्य जाल बन जाता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे पर लेसन की तरफ। इसमें अपरिस्थिति तंत्र के पोषक स्तर दिखाएं। इसमें एक ये खाद्य श्रृंखला दिखाई हुई है, जैसे ये कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख धान के पौधे थे, तो 1 लाख धान के पौधे पर केवल 1,000 चूहे ही निर्भर हो पाते हैं, और 1,000 चूहे पे केवल 50 सांप ही निर्भर रह पाते हैं, और 50 सांपों पर केवल 5 बाज ही निर्भर रह पाते हैं। इन्हीं के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार ये घटता हुआ क्रम चलता चला जाता है, और अंत में जो बचते हैं वो डिकम्पोजर, अपघटी वाले जीव बचते हैं, जो इसको अपघटित कर देते हैं, मरने के बाद जो खा जाते हैं इनको। चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक स्तर कौन से हैं। हमारे पास ये एक पोषक स्तर दिखाया हुआ है, एक चार्ट सा दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले उत्पादक लेते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है, उत्पादक जो अपने आप भोजन बना सकते हैं। ये उत्पादक कौन से हुए, जो अपने आप भोजन बना सकते हैं। कैसे अपने आप बनाएंगे भोजन, सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और भोज्य पदार्थों को एकत्र करते हैं। ये हमारा प्रथम पोषक स्तर आता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, प्रथम पोषक स्तर। यानी ये उत्पादक जो होता है, यानी जो स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश से संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, वो उत्पादक कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, यानी ये जो है इसके ऊपर निर्भर होता है। ये जो भी स्वयं भोजन बना रहे थे उनको खा करके अपना वो पेट भरता है।
और ये द्वितीय पोषक स्तर में आता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में रहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जो होते हैं जीव जंतु, वो सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता में होते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता इन पर निर्भर होते हैं, यानी ये मांसाहारी हो जाते हैं। इसको हम तृतीय पोषक स्तर बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? तृतीय पोषक स्तर हो गया है। तो ये हमारा तृतीय पोषक स्तर है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के लिए आता है। अब तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? जिसमें कि टॉप कार्निवोरस आते हैं, यानी उच्च श्रेणी के शाकाहारी आ जाते हैं तृतीय। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? ये जो आता है ये चतुर्थ पोषक स्तर में आता है। ये द्वितीय उपभोक्ता किस में आता है? तृतीय पोषक स्तर में आता है। और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषक में आता है। और ये चतुर्थ जो है अक्सरोक उपभोक्ता होता है, जो डिकम्पोजर कहलाता है, यानी सब चीज़ों को तोड़ देता है। तो इसमें अपघटित कर देता है, मरे हुए जीवों को जो खाता रहता है उनको हम चतुर्थ या अक्सर सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं। तो ये पंचम पोषक स्तर होता है। तो ये 5 स्थितियों में बटा हुआ है। प्रथम पोषक स्तर, इसमें उत्पादक आता है। द्वितीय पोषक स्तर, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है। तृतीय पोषक स्तर, इसमें द्वितीय उपभोक्ता आता है। चतुर्थ पोषक स्तर, इसमें तृतीय उपभोक्ता आता है। और पंचम पोषक स्तर, इसमें चतुर्थ उपभोक्ता आता है। मतलब इसमें जो टॉप कार्निवोर मतलब होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं जिसको कहना चाहिए, जो अपघटित कर देते हैं जीवों को, जो मर जाते हैं जीव उनको अपघटित करते हैं, वो इसमें आते हैं। ये वाले टॉप कार्निवोरस हैं जो इनको भी खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनको भी खा जाते हैं ये। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का पोषक स्तर है जिसे आप लोग समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा लेसन में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक डायग्राम से दिखाया गया है। तो प्रथम पोषक स्तर है, इसमें कौन आता है? पौधे आते हैं, प्लांट्स आते हैं इसके अंदर। ध्यान रखना, जितने पौधे हैं सब स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ये हरे रंग से शो किया हुआ है। इसको हरे रंग से ही दिखाना होता है क्योंकि इसमें हरे हरी चीज़ें होती हैं अधिकतर। और ये हरी किस चीज़ को दर्शाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाती है। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा को लेकर के और नीचे से पानी और अन्य खनिज पदार्थों को ग्रहण करके और क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं। अब इस पर ये द्वितीय पोषक स्तर निर्भर रहता है, यानी जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, वेजिटेरियंस, वो सारे इस पे निर्भर रहते हैं, यानी इनको जो है ये खा लेता है आसानी से और एक ये श्रृंखला बन जाती है हमारी खाद्य श्रृंखला। इसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से जो शाकाहारी थे उनको जो है कौन खाता है? अब ये तृतीय पोषक मांसाहारी यानी कार्निवोरस जिसको कहते हैं, वो उसको खा लेते हैं। वो खाते हैं ये, तो एक श्रृंखला सी दिखाई दे रही है आपको। अब ये मांसाहारी जो है ये इनको ये खाते हैं, मरने के बाद कौन खाता है? ये अपमार्जक अपघटक डिकम्पोजर जिसको बोलते हैं, या स्क्वेंजर। टॉप कार्निवोरस बोलते हैं इसको, यानी उच्च शाकाहारी कहना, उच्च मांसाहारी बोलते हैं इनको। तो ये इनको खा जाते हैं। अब इसके बाद जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद फिर से जो है ये धरती में मिल जाते हैं और धरती में मिलने के बाद फिर से ये पौधों के पास पहुंच जाते हैं खनिज लवणों के रूप में। और ये प्लांट भी कुछ मर जाते हैं, मरने के बाद जो है या कुछ भी जो है इसमें ये अपमार्जक इसको खा जाते हैं, इसको अपघटित करने का काम करते हैं, यानी सड़ते हैं, गलते हैं, फिर से प्लांट में ही जा करके मिल जाते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और जो कुछ शाकाहारी थे तो कुछ शाकाहारी को ये डिकम्पोजर जो होते हैं ये खुद भी खा जाते हैं। तो इस तरह से एक ये खाद्य श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। तो पोषक स्तर और अपघटक आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ट्रॉफिक लेवल और डिकम्पोजर्स में क्या संबंध है, ये संबंध आपको दर्शाया गया था। अब थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हैं। आजकल जो है इन सभी चीज़ों को पिरामिड के रूप में दर्शाना शुरू कर दिया गया है। तो ये परिस्थिति पिरामिड्स आपको बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जीव संख्या के पिरामिड हैं ये। तो पिरामिड के जो नंबर्स हैं वो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो ये हम देते हैं क्या इन्होंने कहा था इसके अंदर। तो ये मिस्र में जो पिरामिड है ऊपर से नुकीला होता है, नीचे से इसका आधार बहुत चौड़ा होता है। इसकी एक पिरामिडी ज्यामितीय संरचना होती है। आधार चौड़ा और एक शीर्ष एक बिंदु पर एक सामान्य पिरामिड के 4 त्रिभुज पृष्ठ होते हैं और उसका आधार वर्गाकार होता है। यहाँ पे जो ये आधार दिखाई दे रहा है ये आपका आधार है, ये आपका एक वर्गाकार फॉर्म में होता है।
और इसके ऊपर ये ऊपर चोंच सी मिली हुई होती है, और इस तरह करके इसके 4 त्रिभुज होते हैं। ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये समबाहु त्रिभुज होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही इधर से भी बन जाता है, ये इधर की तरफ से भी लेके जाओगे तो ये आपको क्या बनेगा, एक त्रिभुज दिखाई देगा, और 2 त्रिभुज इसके पीछे की तरफ हैं। तो कुछ मिलाकर के 4 संभावित त्रिभुज से ये बना हुआ होता है, और इस पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता। मौसम के किसी भी प्रकार की चीज़ें, आपत्ति वगैरह आती, विपदा आती, उन सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसकी आकृति के कारण। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हम ये एक शंकु के रूप में इसी खाद्य श्रृंखला के जीवों की संख्या का पिरामिड बनाया गया, जो धान के खेत में पाए गए थे। धान के खेत में जो पाए गए जीव जंतु, उनकी एक श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पिरामिड के रूप में बनाएगी। पिरामिड इसलिए कि नीचे की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं, उस पौधे पे बहुत कम जीव निर्भर होते हैं। उन जीवों में से भी जो उस पर निर्भर होते हैं वो और कम हो जाते हैं, और जो उन पर निर्भर होते हैं वो और कम हो जाते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला आपको पिरामिड के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, ये 1 लाख धान के पौधे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 1 लाख धान के पौधों पर केवल 1000 खरगोश ही निर्भर कर पाते हैं। अब 1000 खरगोशों पर केवल 50 सांप ही निर्भर रह पाते हैं। 50 सांपों पर केवल 5 बाज ही निर्भर हो पाते हैं। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे का आधार चौड़ा होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा है संख्या में, और जैसे जैसे ऊपर की ओर श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाते हैं, इनकी संख्या कम होने शुरू हो जाती हैं। ये पहले कितने थे, 1 लाख थे, अब ये केवल 1000 बचे हैं। 1000 के बाद जो है केवल 50 ही बचे हैं, और 50 के बाद केवल 5 ही बचे हुए रह गए। तो शंकु पे जाकर टॉप पे कोई अकेला ही बचता है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला क्या है, ये धान के खेत की खाद्य श्रृंखला के जीवों की संख्या के पिरामिड का एक प्रकार से दर्शाया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो है क्या है, पिरामिड दर्शाया हुआ है खाद्य श्रृंखला के लिए जीवों की संख्या को लेकर के। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्या चीज चल रहा है इस पर भी जाना। धान के खेत में जीव की संख्या का पिरामिड समझाया गया है। ये इधर से एक बॉक्स बना करके दिखाया गया, पिरामिड का ही रूप है ये भी। सबसे पहले इसे देख लीजिए क्या है, ये 1.5 लाख के करीब है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख यहाँ पर है। इसके बाद क्या है, ये 2 लाख रह गया, फिर 90,000 हो गए, और केवल ये 10 ही बचे रह गए। तो यहाँ पर यही दिखाई दिखा, प्रथम पोषक स्तर जो अपने आप भोजन अपना बना लेते थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और इन पर जो निर्भर होते थे शाकाहारी जो हैं ये केवल कितने बचे, 20,000 बच गए, ये द्वितीय पोषक स्तर आ गया। और इसके बाद जो इस पे मांसाहारी थे वो केवल 90,000 ही बचे हैं, ये तृतीय पोषक स्तर आ गया। और इसके बाद चतुर्थ में क्या बचे, केवल 10 ही बचे रह गए हैं, ये चतुर्थ पोषक स्तर है, जिसमें ये उल्लू आ जाता है, बाज आ जाता है, जो इनको भी खाते हैं। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला एक पिरामिड के रूप में दर्शाई गई है। ये एक और दिखाई दे रहा है आपको, अब स के रूप में दिखाई दे रहा है। में ये दिया हुआ है आपका, ये क्या है आपका, जंगल के प्रति हेक्टेयर में ये दर्शाया गया, प्रति हेक्टेयर में जीवों को दर्शाया गया, किस प्रकार से ये दर्शाते हैं। यानी कि ये 200 लिया हुआ, यहाँ 15,000 लिया, ये 1.5 लाख करीब है, फिर ये 12,000 है, फिर 20 है। ये तो किसका था, हमारा जंगल के प्रति हेक्टेयर में ये दिया हुआ था, ये जंगल का प्रति हेक्टेयर है। ये जंगल का ये प्रति हेक्टेयर में दिया गया विवरण है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। और इसके बाद जो है जो ब में दिया हुआ है, ये क्या है, पेड़ दिए हुए हैं, इसमें पेड़ की किस तरह से श्रृंखला दी है। देखो ये 1 है, फिर इसके बाद कितना है, 2,000 है, फिर 90 है, फिर 6 है दिया हुआ। इसके बाद स में जो है तालाब का परिसंचरण दिया हुआ है, तालाब में कैसे हो रहा है ये, तो तालाब का ये एक पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है आपको। प्रथम पोषक स्तर कौन से होते हैं, जो अपने आप भोजन बना लेते हैं, जो नीचे तलहटी में जीव जंतु वगैरह जो जीव अपने आप भोजन बना लेते हैं, या फिर जो पौधे होते हैं वो अपने आप भोजन बनाते हैं, वो सब प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। इसके बाद द्वितीय पोषक स्तर में जो इन पर निर्भर होते हैं वो द्वितीय पोषक स्तर में आते हैं। और तृतीय पोषक स्तर कौन आता है, जो इन जीवों पर निर्भर होते हैं, तो ये मछलियाँ वगैरह आ गई हैं, ये जीवाणु वगैरह थे। और चतुर्थ पोषक स्तर में जो इन बड़ी मछलियाँ होती हैं, इनको भी खा जाती हैं, केकड़े वगैरह जो इनको खा जाते हैं, ये चतुर्थ पोषक स्तर में आते हैं। तो ये पिरामिड के द्वारा इनको दर्शाया गया है, हम पिरामिड के रूप में इनको दर्शा सकते हैं। उत्पादकों की भूमिका एवं जीव भार, ये रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड बायोमास क्या होते हैं उसको समझाया हुआ है।
तो देखते हैं क्या है। किसी पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार भी कहलाता है। ऐसे ही अन्य पुष्पों स्तकरण के जीवभार को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये कि जितने जीव हैं उनके भार को हम ले रहे हैं इस वक्त। जैसे कि पौधों को लिया गया, पौधों को उसने एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक एरिया ले लिया, उस एरिया में कितने पौधे हैं उन सब का भार कितना होगा, यानी कि मास उसका निकाल रहे हैं। उन पौधों पर कितने जीव जंतु निर्भर करते हैं उनका भी मास ही निकालना, उनका भी भार ही निकालना है। उन जीव जंतुओं पर कितने और जीव जंतु निर्भर करते हैं उनका भी हमें भार ही निकालना है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं, जीव भार कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, जीव भार की ये परिभाषा भी पूछ ली जाती है, क्या होते हैं। उत्पादकों की भूमिका इसमें क्या रहते हैं, जो उत्पादक हैं शुरू में ही उत्पादन अगर करना बंद कर दें तो आगे की श्रृंखला ही टूट जाएगी, कोई किसी पे निर्भर ही नहीं रह पाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे दर्शाया गया है। जीव भार के पिरामिड को ही बनाया गया है यहाँ पे। तो जीव भार के पिरामिड में जीव भार प्रति किलोग्राम यानी 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लिया गया है। ये जीव भार जो दर्शाया गया है 1000 वर्ग मीटर में लिया गया। और ये ध्यान रखना, ये केवल डाटा कलेक्ट किए गए, ये वास्तव में यही डाटा नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आप लोगों को याद करके एग्जाम में आने वाले यही डाटा इस्तेमाल करने हैं। लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, रियल में ये सब बदलते रहते हैं। चलिए पहले लेते हैं जंगल में। अ वाला हिस्सा जो है हमारा जंगल है, तो ये अ वाले हिस्से का ये पिरामिड बनाया गया है। इसमें देखिए नीचे क्या है, सबसे पहले ये पेड़ पौधे लिए गए हैं। पेड़ पौधों का जो द्रव्यमान लिया गया है वो है आपका 15,000 किलोग्राम। अब 15,000 किलोग्राम पर कितने जीव जंतु निर्भर थे शाकाहारी वाले, ये जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं आपको, ये केवल 1500 किलोग्राम ही बचे जो इनके ऊपर निर्भर थे। इन 1500 किलोग्राम पर कितने शाकाहारी निर्भर थे, वो केवल 150 किलोग्राम के ही थे। और इन 150 किलोग्राम में जो टॉप वाले थे, यानी कि स्क्वेंजर के ये कार्निवोरस हैं, कार्निवोरस में जो टॉप कार्निवोरस है जो इन्हें भी खाते हैं, वो केवल 15 ही किलोग्राम बचे रह गए। यानी 15 किलोग्राम के लिए ये पर्याप्त भोजन था। ये जो भोजन है ये इनके लिए पर्याप्त था, ये भोजन जो है इसके लिए पर्याप्त था, और ये भोजन इसके लिए पर्याप्त है। मतलब इतनी ही श्रृंखला में चलते हैं, तो इसलिए इसको पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। पिरामिड में क्या मतलब, नीचे के आधार में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, यानी बहुत ज़्यादा है ये मात्रा में, और ऊपर की तरफ ये कम होते चले गए हैं, तो ये ऊपर की तरफ कम होते हुए चले गए हैं। इसको ऐसा ही चित्र आपको एग्जाम में आएगा तो बनाना पड़ेगा, तो जितने चीज़ें पूछी जाएंगी उतने ही चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए ब में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये ब दिया हुआ है, ये धान के खेत का जो है चारागाह दिया हुआ है। मतलब इसमें धान के खेत में कैसे इसको दर्शाया जा रहा है वो ये दिया हुआ है। इसको देखते हैं, ब को देखो, ये धान का खेत है, धान के खेत में कितना है 1000 किलोग्राम है, इस पूरे को तौला गया है। 1000 किलोग्राम पे कितने जीव जंतु निर्भर करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो केवल 100 किलोग्राम ही है। इन 100 किलोग्राम पर शाकाहारियों पे कितने मांसाहारी निर्भर करते हैं, तो वो केवल 10 ही किलोग्राम होते हैं। और इन 10 किलोग्राम पे जो है कितने निर्भर होते हैं, वो केवल 1 ही किलोग्राम दिया हुआ है। व्यक्ति सबसे टॉप पर आता है, आदमी मनुष्य जो है सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि कुछ भी खा जाता है इसमें से कोई भी चीज़ इसको मिलती है उसको खा जाता है, इसलिए टॉप पे रहता है हमेशा। चलते हैं अब सब पार्ट इसका और है हमारे पास। सब पार्ट में क्या है, किसी जलीय परिस्थिति तंत्र में दिया हुआ है, जल के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कितना है, ये 20,810 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 20,810 किलोग्राम ये जो जीव जंतु नीचे की तरफ तलहटी में जो होते हैं पौधे वगैरह उत्पन्न होते हैं, या इसके अंदर जो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं वो होते हैं, ये सब इतने थे आपके। इसके बाद जो है जो इनको खाने वाले जीव जंतु इसके अंदर पानी में ही थे, वो थे 3368 किलोग्राम। अब इनको जो खाने वाली मछलियां थी वो केवल कितनी थी, वो 383 किलोग्राम ही थी। और इन मछलियों को बड़े मछलियां खाते हैं या केकड़े वगैरह खाते हैं, वो केवल कितना बचा हमारे पास, केवल 21 किलोग्राम। ये आंकड़े भी आप लोगों को याद करके कॉपी में बनाने हैं, लिखने हैं सारी चीजें, और इनको याद भी करना है।
पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हमेशा याद रखना, ऊर्जा हर स्तर में केवल 10% ही चलती है। ये ध्यान रखना, ऊर्जा का ट्रांसफर क्या होता है? केवल 10% ही चलता है ऊर्जा का ट्रांसफर। तो ऊर्जा का स्थानांतरण आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कैसे 10% चलता है वो हम अभी चर्चा करेंगे इसको। तो जैसे सबसे पहले जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, पोषक स्तरों में अनुमानित ऊर्जा का प्रतिशत दिया जा रहा है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 15,000 है। 15,000 का 10% जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा? निकाल लेते हैं इसका, देखो निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। 15,000 का 10% निकाल लेते हैं। तो 10% निकालेंगे तो ऐसे निकलता है, ये जीरो जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, कितना आएगा? 1500। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, पहले 15,000 किलोग्राम है, अब ये कन्वर्ट कितना हो गया? ये 1500 में हो गया। तो यहाँ 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। अब इसका भी निकाल लेते हैं, ये 1500 का भी 10% निकाल लीजिए। तो 10% से करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो कितना आ गया? ये 150 आ गया है आपका। अब इसमें क्या होगा, जब 150 आया तो ये 150 किलोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो था आपका कितना आ गया है? 150 आ गया है। अब 150 का भी 10% कर दीजिए तो 10/100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। तो ये 15 किलोग्राम सबसे ऊपर दर्शाया गया है। तो ऊर्जा का प्रवाह मैंने बताया, यहाँ से इधर की तरफ 10% हुआ, अब यहाँ से इधर जाते हैं तो भी 10% है, और इससे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब भी ये 10% ऊर्जा का प्रवाह दिखाई दे रहा है। तो ऊर्जा के प्रवाह में 10% के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 10% का लेवल यहाँ पर भी चला है आपका, ये भी 10% का ही लेवल है, ये भी 10% का ही लेवल है, और यहाँ पर भी 10% की बात चल रही है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ध्यान रखना, हर एक स्तर में, किसी भी स्तर पे आप लोग जाएंगे तो ये ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% ही होता है। इसे 10% का नियम बोलते हैं, ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम बोलते हैं, 10% नियम। ये ऊर्जा प्रवाह के नियम में आता है 10%। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ब्लॉक्स डायग्राम में कैसे दिखाया गया है। ये आपका जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं पौधे अपना भोजन, वो जो है इतने जूल ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं अपने। अब ये उत्पादक हैं, उत्पादक जो है इतनी जूल ऊर्जा जो है ये आपके दिखाई गई है यहाँ पे, इतने किलो जूल ऊर्जा मिल जाती है। अब ये उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता को इतनी ऊर्जा ही दे पाते हैं, इतने किलो जूल। ये 75 किलो जूल है, जबकि यहाँ 500 किलो जूल था। इसके बाद कितना बच गया? द्वितीय उपभोक्ता तक पहुँचता है तो 7.5 किलो जूल बचा। इसके बाद तृतीय उपभोक्ता तक पहुँचा तो 0.75 किलो जूल रह गया, और अब घट तक जाते जाते बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपको यहाँ जैविक प्रक्रियाएं, श्वसन, अवशिष्ट पदार्थ आदि में ऊष्मा के रूप में इसका ह्रास होता रहता है। इन ऊर्जाओं का कुछ कुछ ह्रास होता रहता है, इतनी ये ऊर्जा ह्रास में गई, ये इतनी ऊर्जा ह्रास में गई, ये इतनी ऊर्जा ह्रास में गई, ये भी ऊर्जा ह्रास में गई है, ये भी ऊर्जा ह्रास में गई है। इस तरह से ऊर्जा इनका, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में अनुमानित ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है, जो कि चित्र 10.11 है, आपकी बुक में दिया हुआ है। बुक आप लोगों को शायद मिल गई होगी या मिलने वाली होगी। अब ये अपघटित होने वाले पदार्थों में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के रूप में भी बनाया गया है, इसको दिखाई दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, एक कानी मछली हमारे यहाँ जो होती है, इसके आवास का जो है लिया गया है। आवास में बताया गया है क्या क्या है, यहाँ भी एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये मरे हुए जीव हैं, इनको ये डिकम्पोजर खाते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला जा रही है। इनको फिर बड़े जो छोटे जीव होते हैं वो खा लेते हैं, और इनको फिर ये बैक्टीरिया वगैरह होता है वो खाते हैं, और इनको फिर ये मकड़ी वगैरह जो भी है खा लेती हैं। तो अपघटित होने वाला पदार्थ ऊर्जा का स्रोत बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि और कोई ऊर्जा का स्रोत है नहीं। और प्राथमिक उपभोक्ता है जो इनको खा करके जिंदा रहता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता में ये मछली वगैरह जो भी इस चीज़ें की आती है। इस तरह से हमारा ये एक तंत्र चलता रहता है। समुद्र के तल पर जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, ध्यान रखना, वहाँ पर भी एक तंत्र होता है, हमारा काम करता है। तो क्या है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ जीवाणुओं के रूप में होने वाला खाद्य जाल ऐसा भी है, जहाँ ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं बल्कि
समुद्र के तल का रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ युक्त या अत्यधिक गर्म पानी रहता है, उस पानी की वजह से उनको गर्मी मिलती है, और यह गर्म पानी समुद्र के तल के ज्वालामुखियों के निष्कासन से होकर निकलते रहता है, जिससे पानी का तापमान लगभग 400 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। तो इसके अनुसार एक खाद्य श्रृंखला वहां पे चलती है और एक खाद्य जाल बन जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक कार्बन का जाल दिखाई दे रहा है, कार्बन चक्र दिखाई दे। इस कार्बन चक्र को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे, और कैसे होगा ये आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं इसमें खाद्य श्रृंखला में कैसे ये कार्बन चक्र अपना दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, पहले जीवाश्म से ही शुरू करते हैं। तो जीवाश्म में ईंधन से जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधे इधर पहुंच जाती है आपके पास, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे ट्रैक्टर वगैरह चलते हुए, मशीनरी वगैरह चलती हैं, इनसे जीवाश्म से जो पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, उससे ये क्या बनता है, उसके दहन से वायुमंडल में जो कार्बन जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो इधर पहुँच जाती है, और इधर से होती हुई फिर इधर चलनी चालू होती है इधर। तो ध्यान रखना है, इन सब का प्रवाह जो है आप लोगों को अच्छी तरह से बनाना है बुक में। पहले तो ये आपने बनाया, इधर से ये एरो जा रहा है आपका जीवाश्म से। जीवाश्म में आते हैं, बताया कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जो पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, और डीजल वगैरह हो गया, पेट्रोल, मिट्टी तेल वगैरह, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो इनके दहन से जो भी कुछ होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और पेड़ पौधों या जीव जंतु जो भी होते हैं, इनसे मशीनें वगैरह चलती हैं, सभी से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। ये मनुष्य वगैरह से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारी कार्बन जो है वो पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बना लिया जाता है। पौधों का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, और यदि कार्बन को ही अवशोषित करें ना एक तरह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। अब इनका उपयोग होना चालू हो जाता है, फिर इससे जो है उपयोग अब मनुष्य वगैरह करता है। ये कुछ दब जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, ईंधन में संचित हो जाते हैं ये। और कुछ जो है ये इधर इंडस्ट्री में चले आते हैं, इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बना दी जाती हैं इसकी, वो फिर यहाँ काम आते हैं, और कुछ जो हैं जीव जंतुओं द्वारा खा लिए जाते हैं, तो ये इधर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक खाद्य श्रृंखला और पूरा खाद्य जाल जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये कार्बन का चक्र है। कार्बन किसी तरह से समाप्त नहीं होने पाता है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के रूप में चलता रहता है, और ये अपना प्रवाह बनाए रखता है निरंतर। ये है पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह। तो न्यूट्रिएंट्स साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंस, तो इसको आसानी से आप लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चित्र को आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ये नहीं बिल्कुल हूबहू चित्र ऐसा बनाए, एक वैसे नामांकित चित्र को बनाना होता है। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य क्या क्या हस्तक्षेप है। वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तांडव नृत्य करता रहता है, जिसके कारण ये हमारा संतुलन बिगड़ता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य कई तरह के प्रभाव डालता है, ध्यान रखना, कई तरह के प्रभाव डालता है। क्या करता है, जैसे कार्बन के चक्रीकरण को ही देख लें, इसमें जीवाश्म ईंधनों को अत्यधिक उपयोग में ला रहा है, जिससे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। साथ ही क्या होता है, हवा में कार्बन के कणों की मात्रा भी अधिक हो रही है। कीटनाशी दवाओं का भी पूरा उपयोग हो रहा है, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। हर धान के पौधे में लगभग 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक जमा हो जाता है, और 30 धान के पौधों में कितने मिलीग्राम जमा होता होगा, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप लगभग 30 पौधे से प्राप्त दानों को खाते हैं, तो सोचिए कितना आर्सेनिक शरीर में आपके पहुंच रहा है, जो कि जहरीला होता है। आर्सेनिक AS होता है, और ये कैसा होता है, टॉक्सी होता है, जहरीला होता है, ध्यान रखना। और ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में अब पहुंचता जा रहा है। इसी के साथ जो है कुछ ऐसे रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं, यानी जो रसायन यूज़ करे जा रहे हैं तो मिट्टी में पड़े रह जाते हैं, तब तक मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और फसल उत्पादन कम हो सकती है। ऐसी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने में बहुत कठिन होता है। अतः पर्यावरण को हानि पहुंचाने से कृत्रिम तरीकों एवं रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सलाह दी जाती है कि वो कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण और हम सुरक्षित रह सकें। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। इसी के साथ नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा करके सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इसको आज समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।